द में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और उसका नाम है पेरिस एग्रीमेंट। तो यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट को जो है कॉप 21, कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और ये सब क्या था, ये मैंने अपने रियो अर्थ समिट के वीडियो में मैंने सारी कुछ बताया हुआ है। तो आप उस वीडियो को देख के कॉप को समझ सकते हैं कि कॉप क्या था एक्चुअली। तो कॉप 21 या पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो उन दोनों एग्जाम्स में आपके लिए इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बढ़ते हैं आगे। तो इसका जो बैकग्राउंड है, तो अगर आपको याद होगा कि 1992 में जो है रियो में एक अर्थ समिट हुआ था। और इस अर्थ समिट से निकल के आया था यूएनएफसीसी, मतलब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो फ्रेमवर्क बना था, वहीं से जो है हमारा जब 21वीं बैठक हुई, तो 21वीं बैठक को कॉप 21 बोला गया। और ये बैठक जो हुआ था 2015 में हुआ था। और यहीं से जो है पेरिस एग्रीमेंट निकल के आया है। और ये सबका सब जितने भी आप जो क्लाइमेट के देख रहे हैं, ये पेरिस एग्रीमेंट हो या क्योटो प्रोटोकॉल हो, ये सब जो है इसका जो जड़ है वो रियो अर्थ समिट ही है। और रियो अर्थ समिट जो है इन्वायरमेंट को लेकर अपने तरह में जो है पहला समिट था। इसका वीडियो जो है अब हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। वहां से क्या हुआ कि जितने भी मेंबर्स थे, जिन्होंने रियो अर्थ समिट में जितने भी मेंबर आए थे, उन्होंने डिसाइड किया कि टू मीट इन डिफरेंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एवरी ईयर एंड विल डिस्कस क्लाइमेट चेंज। तो इन्होंने क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करने के लिए हर एक साल जो है अलग अलग शहरों में मिलने का निर्णय लिया, अलग अलग देश के अलग अलग शहरों में। और इसी जो मीटिंग को जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से, सीओपी के नाम से जाना गया। अब जानते हैं जो पहला जो सीओपी था, कॉप 21 था, वो 1985 में हुआ था। मतलब 1982 में जो हमारा जो रियो अर्थ समिट हुआ था, उसके 3 साल बाद 1985 में जर्मनी का जो राजधानी है बर्लिन, बर्लिन में 1995 में पहला कॉप 1 हुआ था। उसका कॉप 3 जो हेल्ड किया गया था, ये कॉप 1 आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। मेनली जो हुआ था कॉप 3 में, तो सीओपी 3 में जो क्या हुआ था, ये क्वेटो एक जापान का बहुत ही खूबसूरत शहर है, तो क्वेटो में हुआ था। और ये जो दिसंबर 1 से लेकर 10 तक 1997 में हुआ था। और यहीं से जो है क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आया था, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। और जब सीओपी 21 हुआ था, वो पेरिस में हुआ था, 2015 में हुआ था। और यहीं से जो है पेरिस एग्रीमेंट निकल के आया था। तो बढ़ते हैं हम, अब जानते हैं पेरिस एग्रीमेंट एक्चुअली है क्या। तो पेरिस एग्रीमेंट क्या है? फॉर्मली नोन एज द सीओपी 21 प्रोटोकॉल ऑन टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इस पेरिस एग्रीमेंट को जो है सारे देशों ने साइन किया है। और ये जो है यूएनएफसीसी ट्रिपल सी के अंदर ये आता है। ये जो है वर्ल्ड फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिजम ऑन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज विद इन द यूएनएफसीसी। और जो कॉप 21 जो सीओपी 21 हुआ था, पेरिस में हुआ था। और इसके जो भी रूल बुक था, वो रूल बुक को फाइनलाइज किया गया सीओपी 24 में। और ये सीओपी 24 कहाँ हुआ था? पोलैंड में हुआ था। तो पोलैंड में जो सीओपी 24 हुआ था, वहीं पे जो है 21 के सीओपी 21 के जो है रूल बुक को जो है मतलब ऑपरेशन में लाया गया था और फाइनलाइज किया गया था कि ये कैसे पेरिस एग्रीमेंट को कैसे चलाना है। इस एग्रीमेंट को जो है मोर देन 19 कंट्रीज ने जो है उस समय जो है कमिट किया था। और उन्होंने एक निर्णय लिया था कि जो है जो इमिशंस है, जो कार्बन के इमिशन है, और उसको कम करेंगे और वो जो क्लीन एनर्जी की तरफ स्विच करेंगे। इस एग्रीमेंट के शुरू होने का एक मुख्य जो रूल था, वो था कि 55 कंट्रीज को इसे रेटिफाई करना होगा। और कम से कम जो कंट्रीज रेटिफाई कर रही है, उनके यहाँ से पूरे दुनिया का जो है 55% से ज़्यादा जो है ग्लोबल इमिशन निकलना चाहिए। मतलब ऐसे कंट्रीज जिनके यहाँ से जिनको मिला के, लाइक जैसे अगर 55 कंट्रीज कर रही है, अगर इनके पास ग्लोबल एमिशन का 1% भी अगर निकल रहा है, तो 1% मिला के क्या हो 55% होता है। तो 55% जो है ग्लोबल एमिशन निकलना चाहिए। और ऐसे कंपनी को जो है रेटिफाई करना होगा, ऐसे कंट्रीज को, तभी जो है इफेक्टिव होगा। और उसके बाद क्या हुआ था, जो G20 समिट हुआ था 2016 में, क्योंकि जो पेरिस एग्रीमेंट दिसंबर में हुआ था, 2015 में हुआ था, और इसको जो है लागू किया गया था 2016 से। और 2016 में जो है यूएस और चाइना ने जो है G20 जो समिट हुआ था, उसी दौरान यूएस और चाइना दोनों ने साथ में इसको रेटिफाई किया था। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो दोनों जो है चाइना और यूएस मिलकर जो है 38% जो है ग्लोबल इमिशन का उत्सर्जन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें जो हाथ है वो चाइना का है। चाइना यहाँ पे अकेले जो 38% में से चाइना का अकेले जो हिस्सा है वो 20% है, और यूएस 18% है। तो चाइना अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कार्बन इमिशन वाला जो देश है, वो सबसे ज़्यादा अभी भी है। और सेकेंड नंबर पे अभी भी यूएसए ही है।
तो इन दोनों मिलकर उस समय जो 2016 की बात कर रहे थे, 2016 में 38% तक ये कार्बन का इमिशन करते थे पूरी दुनिया का, और इन्होंने जो है G20 समिट के दौरान जो इसको रेटिफाई किया था। उसके बाद इंडिया ने जो है इसको, इंडिया का जो ग्लोबल इमिशन में जो है पार्टिसिपेशन है वो 4% तक है, और इंडिया ने जो है 147th एनिवर्सरी, जो बर्थ एनिवर्सरी था महात्मा गांधी जी का, उस पर जो है इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था, और इंडिया इसके साथ 62 कंट्री बन गया था। मतलब इंडिया जो है 62वां कंट्री बना था जिसने इस पेरिस एग्रीमेंट को रेटिफाई किया था। मतलब रेटिफाई करना मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था कि हम इसके जो रूल्स है और इसके जो भी सारी चीज़ें उसको हम फॉलो करेंगे और ग्लोबल इमिशन को कम करेंगे और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देंगे। इंडिया के ज्वाइन करने के बाद, लाइक इंडिया ने जो है 2 अक्टूबर को ज्वाइन किया था। इंडिया के ज्वाइन करने के 3 दिन बाद जो है 5 अक्टूबर को जो है क्या हुआ, EU जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने जो है ज्वाइन किया था। जबकि यूरोपियन यूनियन को बहुत पहले ज्वाइन करना चाहिए था, क्योंकि आप देख रहे हैं उस समय 2016 की बात करें तो उस समय जो है यूरोपियन यूनियन में टोटल 28 कंट्रीज थे, और इसमें बहुत सारे विकसित कंट्री है जहाँ से बहुत, जैसे उस समय वहाँ पे ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल मतलब जो इमिशन है, जो कार्बन इमिशन है वो बहुत ही ज़्यादा निकलता था। लेकिन EU ने भी जो है इंडिया के बाद यहाँ पे ज्वाइन किया है। अब देखते हैं कि इसके गोल्स क्या थे। तो इसका जो गोल था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करना है। उसके बाद इन्हें जो है ऐसे मतलब मैकेनिज्म का डेवलप करना है जो उन कंट्रीज को हेल्प करे जो बहुत ही वुलनरेबल हो और जिनका क्लाइमेट चेंज पे जो है बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़े। लाइक हम एक कंट्री लेते हैं मालदीव। अब मालदीव एक कंट्री ऐसी है, अगर ग्लोबल इमिशन बढ़ता है या ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, अगर 2 डिग्री 1 से 2 डिग्री भी बढ़ता है, तो मालदीव जैसे देश जो पूरी तरह समुद्र से घिरे हुए हैं, ऐसे देशों के डूबने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे जो कंट्रीज हैं उन पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज को, तो उनको जो है हेल्प करना है। हेल्प करना है कैसे, तो टेक्निकली भी हेल्प करना है और फिनेंशियली भी हेल्प करना है। तो ऐसे कंट्री को हेल्प करने के लिए जो है एक मैकेनिज्म का डेवलपमेंट करना था। उसके बाद कन्फर्म द ऑब्लिगेशन दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैव टुवर्ड डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल सपोर्ट। और यहाँ पे एक मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है उनके लिए एक ऑब्लिगेशन सेट किया गया कि आपको जो है, जो भी डेवलपिंग कंट्री है, जो भी विकासशील देश है, उनको जो है आपको हेल्प प्रोवाइड करना है। आपको मेनली जो है फिनेंशियल हेल्प सपोर्ट प्रोवाइड करना है। एक्चुअली होता क्या है कि एक एग्जांपल के लिए फिर से लेते हैं मालदीव। मालदीव एक विकासशील देश है, और अगर मालदीव के पास क्या है कि अगर वो अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करेगा तो वो क्या है, कार्बन उत्सर्जन के ऊपर जो इमिशन है, कार्बन इमिशन है, उसके ऊपर कम फोकस कर पाएगा। अगर वो कार्बन इमिशन के ऊपर फोकस करेगा तो वो अपनी इकोनॉमी को बहुत ही धीरे उसकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो दोनों चीज़ वो एक साथ नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें जो है मालदीव जैसे कंट्री या जो भी डेवलपिंग कंट्री है उनको फिनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करानी होगी, सपोर्ट देनी होगी, ताकि वो जो है क्या कर सके, वो कार्बन इमिशन का कम करने के ऊपर कदम उठा सके। तो ये जो इसके गोल्स थे, और उसके बाद यहाँ पे एक 2020 टारगेट भी रखा गया था। तो यहाँ पे ये जो 2020 टारगेट है ये क्या था, तो रिड्यूस कार्बन इमिशन बाय 20%। यहाँ पे टाइम फ्रेम नहीं बताया गया था। यहाँ पे सिर्फ बोला गया था कि जो भी कार्बन इमिशन हमारे यहाँ से कंट्री से निकल रहा है, तो हर एक कंट्री को अलग अलग दिया गया था, लेकिन जो टोटली मिला के रखा गया था वो टोटली जो है 20% तक कार्बन इमिशन को कम करना है। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको, जैसे लाइक जैसे सौर ऊर्जा है, या जो वायु मतलब जो विंड एनर्जी है, एयर जो सोलर एनर्जी है, या जो वाटर एनर्जी है, उन सब का जो शेयर है, मार्केट शेयर है, वो 20% तक करना है। मतलब उसके शेयर को जो है बढ़ा के जो 20% तक करना है। और उसका जो एनर्जी इफिशिएंसी है, एनर्जी इफिशिएंसी को भी 20% तक बढ़ाना है। और ये 2020 टारगेट एक्चुअली रखा गया था 2020 तक के लिए, कि 2020 तक हमें ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन अभी भी हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में जो है 20% तक नहीं पहुंचे। यहाँ पे हम 13 से 15% के आसपास है अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो। इंडिया में ये रेट बहुत ही हाई है। इंडिया में अब धीरे धीरे हम जो है सुधार कर रहे हैं, और शायद हो सकता है कि अगले कुछ सालों में हम 80% से ज़्यादा जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करने वाले कंट्री बन जाए। उसके बाद फिनेंशियल सपोर्ट प्लेज, मतलब जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था गोल्स में कि फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे जो है ग्लोबल कंट्रीज को एक कमिट किया गया था ग्लोबल कंट्रीज के द्वारा कि जो एक साल में जो है $100 बिलियन जो है वो डोनेट मतलब फिनेंशियल सपोर्ट करेंगे जो डेवलपिंग कंट्री है उनको। उसके बाद G7 कंट्रीज ने उन्होंने अनाउंस किया था कि वो जो $420 मिलियन का जो है सपोर्ट देंगे, और ये जो देंगे वो क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस एंड लॉन्चिंग ऑफ क्लाइमेट रिस्क एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम इनिशिएटिव के लिए ये दिया जाएगा, कि जो क्लाइमेट रिस्क है उसके लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया जाएगा,
वो ये सिस्टम क्या करेगा कि ये जो है क्लाइमेट में जो भी चेंज आ रहे हैं उसके बारे में आपको पहले से ही वार्न करेगा। तो उस इनिशिएटिव के लिए जो है G7 कंट्रीज में, जिसमें 7 कंट्री है, G7 का मतलब ये ग्रुप ऑफ 7, तो उसने $420 मिलियन देने का वायदा किया था। उसको जो ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए, मतलब हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़े, उसके लिए भी $3 मिलियन का एक कमिटमेंट किया गया था देशों के द्वारा। तो ये जो है ये फाइनेंशियल सपोर्ट था। और एक चीज आप जान लें कि जो $100 बिलियन है ये अभी तक अचीव नहीं हो पाया है, ये पूरे साल में था, और अभी जो साल में $2 से $3 बिलियन तक भी देशों को अचीव करने में, मतलब इसको अचीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद था एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो ये एनडीसी था क्या? तो एनडीसी का था द कंट्रीब्यूशन दैट नीड टू बी डन बाई ईच कंट्री टू अचीव द ओवरऑल ग्लोबल गोल। यहाँ पे हर एक कंट्री को जो है, लाइक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि यूएस है, यूएसए को जो है 7% दिया गया था कि आपको जो है अपने यहाँ इमिशन जो है 7% तक कम करना है। तो हर एक कंट्री को जो है एक गोल दिया गया था और उस गोल को जो है अचीव करना था। और हर एक कंट्री का था कि ये जो 5 ईयर्स है, द कंट्रीब्यूशन नीड टू बी रिपोर्टेड एवरी 5 ईयर्स टू इवन एफसीसी, मतलब हर एक 5 साल में आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, आपने एनर्जी घटाने, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको आपने कितना ज़्यादा बढ़ाया है यूज के रूप में, आपने कितना इमिशन कम किया है। तो ये 5 ईयर पे जो है आपको जो है अपनी रिपोर्ट जो है इवन एफसीसी को देनी है। और एक चीज था कि जो कंट्रीब्यूशन था, ये कंट्रीब्यूशन लीगली बाइंडिंग नहीं था, मतलब किसी भी देश के ऊपर ये फोर्स नहीं किया जाता। लाइक अगर यूएस को बोला गया है कि आपको टारगेट है 7%, तो आप यूएस को मतलब लीगली फोर्स नहीं कर सकते कि आपको 7% ही करना है। यूएस चाहे तो वो ना भी करे, और यूएस चाहे तो वो 7 का जो है 17% भी कर सकता है, मतलब यूएस के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना कम करता है। तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं था। उसके बाद जो पेरिस रूल बुक है, और ये जो रूल बुक आया था वो COP24 में आया था, जो पोलैंड में हुआ था, और सेट आउट हाउ कंट्रीज विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एनडीसी डिस्क्राइबिंग देयर डोमेस्टिक क्लाइमेट एक्शन मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन मेजर्स। मतलब बताया गया था कि जो पेरिस रूल बुक था उसने उसने एक रूल बनाया था, उस रूल में लिखा गया था कि जो एनडीसी है, एनडीसी को कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा। तो वहाँ पे बताया था कि उनके जो डोमेस्टिक क्लाइमेट एक्शन है, लाइक इंडिया के लिए लेते हैं, तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने जो शॉर्ट संगठन बनाया है पूरे देशों का, 122 देशों का। तो इंडिया में क्या है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये लोकल डोमेस्टिक क्लाइमेट एक्शन में क्या ले रहे हैं, मिटिगेशन क्या है, और उनका एडेप्टेशन मेजर्स क्या है, कि वो जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है एनर्जी के, उनसे जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ वो कैसे बढ़ रहे हैं। तो उसमें ये उन्होंने क्या किया है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है उनकी एनडीसी रिपोर्ट बनेगी, और उस एनडीसी रिपोर्ट को हर एक 5 साल में उन्हें इवन FCCC को जो है देना है। अब एक चीज था कि डिफरेंट बिटवीन द क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है और पेरिस एग्रीमेंट है, दोनों जो है इवन FCCC से निकल के आया है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो पेरिस एग्रीमेंट में क्या है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। पेरिस एग्रीमेंट में जो है हर एक कंट्री को एक ही ग्रुप में डाला गया है, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था कि डेवलपिंग कंट्री को अलग ग्रुप में डाला गया था और डेवलप्ड कंट्री को अलग ग्रुप में डाला गया था। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, देयर वाज ए डिफरेंशिएट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज बाय कविंग देम एज NX1 कंट्रीज एंड नॉन NX1 कंट्रीज। अब NX1 में क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल में NX1 में जो है डेवलप्ड कंट्रीज को डाला गया था, और नॉन NX1 कंट्री में जो है जो भी विकासशील देश है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको डाला गया था। तो ये जो है एक बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट के बीच में। अब हम बात करते हैं इंडिया का जो रोल था वो COP21 में कैसा था, मतलब पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया का रोल क्या है। तो इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया था उस समय, और उन्होंने बताया था कि वी नीड टू ग्रो रैपिडली टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ 1.25 बिलियन पॉपुलेशन एंड आउट ऑफ दिस 300 मिलियन पीपल आर विदाउट एक्सेस टू एनर्जी। तो इंडिया ने बताया था कि हम जो है हमें ऐसे एनर्जी स्रोत की आवश्यकता है जिससे हम 125 बिलियन लोगों तक, जो पॉपुलेशन है इंडिया का, अब तो ये बढ़ गया है, ये 130 करोड़ हो गया है, 130 करोड़। अब देखिए 2021 में जब हमारी जनगणना की रिपोर्ट आएगी तो उसमें देखते हैं हमारी जनसंख्या कहाँ तक जाती है। तो इंडिया का कहना था उस समय कि हम जो 125 बिलियन जो लोग हैं उस वहाँ तक जो है हमें एनर्जी पहुँचाना है, और उसमें से भी जो 300 मिलियन लोग हैं, मतलब लगभग 30 करोड़ जो लोग हैं, उनके पास एनर्जी की पहुँच अभी तक नहीं है। आज़ादी के हमारे 75 साल से ज़्यादा होने जा रहे हैं, और अभी तक जो है उन लोगों को जो है एनर्जी का स्रोत नहीं मिल पाया। और 30 करोड़ जो जनसंख्या है, एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है, ये लगभग 25% है, मतलब इंडिया की जनसंख्या के देखो तो लगभग 25% के आसपास आ रहा है। तो इंडिया में अभी 25% लोगों को जो है उस समय 2016 की बात कर रहे हैं, 2016 में जो है लोगों को एनर्जी, मतलब बिजली का
जो साधन है वो नहीं था। उसके बाद एट डिस्पाइट द ग्रोइंग डिमांड्स इंडिया हैज प्ले टू रिड्यूस इमिशंस इंटेंसिटी पर यूनिट जीडीपी बाई 33 to 35% ऑफ 2005 लेवल। तो इंडिया ने बताया कि 2005 में जो हमारे यहाँ जो ग्लोबल इमिशन था, मतलब जो हमारे यहाँ कार्बन इमिशन था, उस इमिशन को जो है हम 33 से 35% तक कम करेंगे। जबकि ये क्या है कि इंडिया में जो है डिमांड ग्रो ही कर रहा है, मतलब बिजली की जो डिमांड है इंडिया में ग्रो ही कर रहा है। जैसे आप देख रहे थे कुछ समय भी 30 करोड़ लोगों को नहीं मिला था बिजली, तो 30 करोड़ लोगों को बिजली पहुंचाने के लिए हमें और ज़्यादा बिजली उत्पादन करना पड़ता, हमें और ज़्यादा कोयला जो है जलाना पड़ता या दूसरे सारे स्रोत का यूज करना पड़ता। उससे क्या होता कि उससे जो है और ज़्यादा इमिशन बढ़ता। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने बोला कि हम जो 2005 का लेवल है उस लेवल जो है 33 से 35%, मतलब लगभग 1/3 जो है हम कट डाउन करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इंडिया ने वहाँ पे डायरेक्टली बता दिया था कि हम जो है, इंडिया ने वहाँ इनडायरेक्टली बताया कि हम जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ हम मूव करने वाले हैं। और 2016 में जो है इंडिया ने जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना की थी। अब वहाँ पे जो है एमिंग टू रीच 40% ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स। जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स है उनका जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको 40% तक इंक्रीज करना था। टारगेटिंग 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन बाय 2020, मतलब 2022 तक इंडिया का जो टारगेट है वो क्या है, 175 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन करना है हमें। उसके बाद प्लानिंग टू इनलार्ज फॉरेस्ट कवर्ड टू ऑब्जर्व 2.5 बिलियन टन वर्थ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा जो है हमें फॉरेस्ट कवर, मतलब हम ज़्यादा फॉरेस्ट लगाने की बात करें, इससे क्या हो कि हमारे यहाँ से जो 2.5 बिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसको जो है फॉरेस्ट ये क्या करें, ऑब्जर्व कर ले। आप जानते हैं कि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, तो जितना ज़्यादा पेड़ होगा उतने ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड को वो ऑब्जर्व करेगी। तो ये जो हमारे कंट्री के लिए भी अच्छा रहेगा और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा। और रिड्यूसिंग डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स, आप यहाँ पे देख लिए जो भी फॉसिल फ्यूल्स है उस पर जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना है, और रिडक्शन इन सब्सिडी, और सब्सिडीज पे भी रिडक्शन लगाना है। तो ये जो है इंडिया ने अपना स्टेटमेंट दिया था और ये बहुत ही अच्छी बात थी। और इंडिया इस दौरान जो है इंडिया ने अपना मतलब इसमें आगे बढ़ा भी है। इंडिया एक्सोर्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इक्विटी और डिफरेंशिएट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो क्या थी? इक्विटी मीन्स नेशनल कमिटमेंट दैट मस्ट बी कंसिस्ट विद द कार्बन स्पेस नेशंस ऑक्युपाई। मतलब इक्विटी का मतलब है कि ऐसे मतलब हर एक जो नेशन है उसको कार्बन स्पेस के अनुसार, मतलब कौन सा कंट्री जो है कितना कार्बन इमिशन कर रहा है उसके अनुसार जो है उसको कमिटमेंट करना चाहिए। लाइक अगर चाइना जो है 20% कर रहा है, चाइना को जो है उसी हिसाब से जो है उसको ऐड मतलब फिनेंशियल सपोर्ट जो है बाकी देशों को देने चाहिए। और इंडिया एक्सपेक्ट्स डेवलप कंट्री टू मोबिलाइज $100 बिलियन, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी, एनुअली बाय 2020 फॉर मिटिगेशन एंड एडोप्टेशन इन डेवलपिंग कंट्री। और इंडिया यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो जो है 2020 तक जो है $100 बिलियन जो एनुअली जो देने की बात की गई उसको वो अडेप्ट कर ले। लेकिन ये जो $100 बिलियन है यहाँ पे अभी तक हम 2020 में नहीं पहुँच पाए हैं। और 2020 में आप जानते ही हैं कि जो कोरोना वायरस के कारण ये पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है। तो ये इसको हासिल करना थोड़ा सा भी मुश्किल लग रहा है। और ऊपर से क्या है कि जो यूएसए है उसने भी जो है पेरिस एग्रीमेंट को जो है छोड़ने की घोषणा कर दी है। तो थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ये झटका है, एक बड़ा सा झटका है कि यूएसए जैसा देश जिसके मतलब 18 से 20% जो अभी अगर 2020 की बात करें तो लगभग 18 से 20% तक का उसका जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल इमिशन में, वो जो है इस इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट को जो है पेरिस एग्रीमेंट प्रोजेक्ट को जो है छोड़ के जा रहा है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। और तब तक आप सीखते रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।